नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए शिक्षण विधियों का दूसरा टेस्ट लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने शिक्षण विधियों का एक टेस्ट अपलोड किया है, साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज चला रखी है, शिक्षण विधियों की भी शुरू कर रखी है, हिंदी की टेस्ट सीरीज चला रखी है, गणित की डिटेल से क्लास चला रखी है। साथ में आपके आज शाम को लगभग पर्यावरण का टेस्ट आ जाएगा साथियों, जो कि पूर्णतः आरबीएससी के पैटर्न पर रहेगा, आरबीएससी की किताबों। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत ही अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको शिक्षण विधियों के, जो कि रीट एग्ज़ाम 2022 के साथ साथ जो अदर स्टेट के टेट एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। साथ में फर्स्ट ग्रेड भर्ती, सेकंड ग्रेड भर्ती या अन्य कोई भी शिक्षक भर्ती हो जिसमें शिक्षण विधियाँ आती है तो उसमें भी ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को यहाँ पर अच्छी तरह से समझकर हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 ये देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के दो रूप कौन से होते हैं? तो यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है आनंद और प्रयोजन साध्य अभिव्यक्ति, प्रेष और प्रेषणीयता अभिव्यक्ति, ग्रहित और सृजनात्मकता अभिव्यक्ति और मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर देखिए अभिव्यक्ति के दो रूप पूछे हैं, लेकिन किसके आधार पर? अनुभूति के आधार पर। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा अनुभूति के आधार पर हम यहाँ पर अभिव्यक्ति के दो रूप की बात करें तो वो होते हैं ग्रहित और सृजनात्मक अभिव्यक्ति। ग्रहित का मतलब किससे लिया जाता है? जो हम ग्रहण करते हैं साथियों। और सृजनात्मकता का मतलब किसी भी नवीन चीज़ का उत्पादन करना, किसी भी मौलिकता या नवीनता का सर्जन करना। तो साथियों विकल्प नंबर आपका 3 प्रश्न संख्या 1 में सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 2 है, व्याख्यान विधि केंद्रित है, अध्यापक पर केंद्रित है, छात्रों पर केंद्रित है, दोनों पर केंद्रित है और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो व्याख्यान विधि में क्या होता है, अध्यापक के द्वारा कोई भी प्रकरण हो, जिस भी प्रकरण को पढ़ा रहा होता है व्याख्यान विधि से, उस प्रकरण के ऊपर अध्यापक के द्वारा छात्रों के समक्ष व्याख्यान प्रस्तुत किया जाता है और उस पाठ को समझाया जाता है या उस प्रकरण को समझाया जाता है। छात्रों के द्वारा उस प्रकरण को सुना जाता है जो अध्यापक व्याख्यान देता है उस रूप में। तो यहाँ पर फिर केंद्रित कौन हुआ व्याख्यान विधि में? अध्यापक। किस पर केंद्रित होती है व्याख्यान विधि? अध्यापक पर केंद्रित होती है। विकल्प 1 सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 3 साथियों, प्रश्न संख्या 3 है, व्याख्यान विधि को प्रभावी बनाने वाला तत्व है विश्लेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संश्लेषण विधि और व्यवस्थापन प्रक्रिया। तो देखो समझने वाली चीज़ है, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई व्याख्यान विधि में अध्यापक केंद्रित होता है और छात्र चुपचाप उस चीज़ को सुनते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको व्याख्यान विधि को प्रभावी बनाना है तो साथियों सबसे बेस्ट क्या रहता है? प्रश्नोत्तर विधि। क्योंकि अध्यापक किसी भी प्रकरण पर व्याख्यान दे रहा है, छात्र सिर्फ सुन रहे, तो मतलब छात्र क्या है? निष्क्रिय है। छात्र क्या है साथियों? निष्क्रिय है। अब छात्रों को सक्रिय रखने के लिए अध्यापक के द्वारा बीच बीच में यदि प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बीच बीच में यदि अध्यापक प्रश्न भी पूछ रहे हैं, तो उससे क्या होगा साथियों? यहाँ पर प्रश्न पूछने पर छात्र भी उसका उत्तर बताएंगे, तो मतलब वो भी एक्टिव हुए, वो भी सक्रिय हुए, तो यहाँ दोनों सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए फिर ये माना जाता है कि जो प्रश्नोत्तर विधि है ये व्याख्यान विधि को प्रभावकारी बनाने वाला तत्व माना जाता है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 4 है, अंतःक्रिया विश्लेषण का मूलाधार है। देखो अंतःक्रिया की योजना का निर्माण, छात्र शिक्षक अंतःक्रिया के लिए पुनर्बलन और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो अंतःक्रिया विश्लेषण का मूलाधार मतलब उसका आधार क्या होता है साथियों? तो देखो अंतःक्रिया का मतलब आप सभी जानते हो, एक तरह से यूँ मान सकते हो शिक्षक और छात्र के बीच में जो अंतःक्रिया होती है यही अंतःक्रिया विश्लेषण का मूलाधार माना जाता है। क्योंकि यदि अंतःक्रिया नहीं होती है दोनों के बीच में तो फिर यहाँ पर एक कोई भी इनमें से निष्क्रिय रहता है तो शिक्षण कम प्रभावी माना जाता है। ठीक है, इसलिए छात्र और शिक्षक की जो अंतःक्रिया है इसको ही अंतःक्रिया विश्लेषण का मूलाधार माना जाता है। विकल्प आपका 2 सही रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर।
तो चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, विश्लेषण शिक्षण विधि का अभिप्राय है विषय वस्तु के अंशों का विश्लेषण, समग्र विषय वस्तु का विश्लेषण, विषय का विश्लेषण और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बता रखा है कि एग्जाम में कभी भी इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प सही नहीं होता है, तो इस विकल्प को तो आप बिल्कुल आराम से हटा दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में चीज़ों को इकट्ठा करके पढ़ाया जाता है, विश्लेषण में चीज़ों को यहाँ पर अलग अलग भागों में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। तो जो विश्लेषण शिक्षण विधि है, इसमें विश्लेषण का जो अभिप्राय है वो होता है समग्र विषय वस्तु का विश्लेषण। समग्र विषय वस्तु, जितनी भी विषय वस्तु हमारे पास है उसका विश्लेषण करना, उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करना साथियों, यही विश्लेषण शिक्षण विधि का अर्थ होता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। देखिए पूरा वीडियो देखोगे तब पता चलेगा कि प्रश्न आपको कितने अच्छे लगते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। 6वां क्वेश्चन, आगमन शिक्षण विधि आधारित है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो देखो आगमन शिक्षण विधि और निगमन शिक्षण विधि दोनों में लगभग शिक्षण सूत्र एक दूसरे के विपरीत चलते हैं साथियों, लेकिन दोनों विधियां एक दूसरे के पूरक मानी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आगमन शिक्षण विधि के सूत्र की बात की जा रही है, तो आगमन शिक्षण विधि पूर्ण से अंश की ओर जाती है एक तो यहाँ पर पूर्ण से अंश की ओर है क्या? नहीं है। फिर एक जाती है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है, लेकिन यहाँ विशिष्ट से सामान्य की ओर दे रखा है, मतलब ये विशिष्ट से सामान्य की ओर ही आधारित है। एक जाती है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात नहीं, इसमें अज्ञात से ज्ञात दे रखा है, सामान्य से विशिष्ट दे रखा है। फिर एक जाती है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो ये जो दूसरा तीसरा चौथा विकल्प है ये यहाँ पर निगमन शिक्षण विधि के सूत्र है, और जो पहला सूत्र है ये आगमन विधि का सूत्र है साथियों। ये तीनों किसके हैं? निगमन के, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को भी। और ऊपर जो दे रखा है ये किसका है? आगमन विधि का सूत्र है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 7 पर। तो विकल्प 1 यहाँ 6ठे प्रश्न में सही है। 7वां प्रश्न, अध्याय में सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? उद्देश्य की आवश्यकता होती है, प्रस्तावना की आवश्यकता होती है, अधिगम की आवश्यकता होती है, या आगमन विधि की आवश्यकता होती है। तो कोई भी पाठ है, कोई भी आप बच्चों को लेसन पढ़ा रहे हो, पाठ योजना का निर्माण कर रहे हो, तो साथियों सबसे पहले हमें जिस तत्व की आवश्यकता होती है वो होता है उद्देश्य। क्योंकि किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व हमें उसका उद्देश्य निर्धारित करना होता है कि हम ये पाठ बच्चों को आखिर क्यों पढ़ा रहे हैं, इससे बच्चों के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले उद्देश्य की आवश्यकता होती है। विकल्प 1 7वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो 8वां प्रश्न ये देखिएगा। 8वां क्वेश्चन है आपके, अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? उपलब्धि परीक्षण आवश्यक है, निदानात्मक परीक्षण आवश्यक है, उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है, या सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना ही होगा। ये चारों ही चीजें देखो, सूक्ष्म शिक्षण तो फिर भी कम पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन उपचार, उपलब्धि और निदान ये 101% कम से कम दोनों लेवल में टोटल अगर देखें तो 15 क्वेश्चन इन तीनों चीज़ों से बन जाते हैं साथियों। इसलिए ये तीनों चीज़ें आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जहाँ पर गलतियों और कमियों को ढूंढा जाता है, उनको पहचाना जाता है, वो निदानात्मक परीक्षण कहलाता है, और जहाँ पर उनको दूर किया जाता है वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही रहता है प्रश्न संख्या 8 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आएंगे। देखो दूर करने की बात की जा रही है, इसलिए उपचारात्मक। अगर उनको खोजने की या पहचानने की बात की जाती तो फिर वहाँ हम निदान सही करते। तो चलिए आगे बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। 9वां क्वेश्चन है, आकृतियों का निर्माण, मापन इत्यादि गणित की किस शाखा में होता है? बीज गणित में होता है, अंक गणित में होता है, रेखा गणित में होता है, या समुच्चय सिद्धांत में होता है? तो भाई देखो अंक गणित में तो अंकों से संबंधित गणित होती है, ठीक है, ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आकृतियों का निर्माण आप कर रहे हो,
यहाँ पर आकृतियों के निर्माण उनका मापन कर रहे हो, तो साथियों जैसे त्रिभुज वगैरह है, आयत वगैरह है, तो ये चीज़ें किस में चलती है, रेखा गणित में चलती है। तीसरा विकल्प आपके 9वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। तो चलिए 10वां प्रश्न, आपके प्रश्न संख्या 10 है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है समझ, बुद्धि, प्रयोग और ज्ञान। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंगों के अंतर्गत ज्ञान भी आता है, समझ भी आता है, प्रयोग भी आता है, इसके अलावा संश्लेषण भी आता है साथियों, इसके अलावा विश्लेषण भी आता है, लेकिन इसमें कहीं भी बुद्धि जैसा कोई तत्व नहीं आता है ब्लूम टैक्सोनॉमी में। तो फिर आपका कौन सा आंसर सही रहेगा, विकल्प नंबर 2 सही रहेगा प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो आपकी 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, अभिकर्मित अनुदेशन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है पूछा है, ठीक है। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत और तार्किक क्रम का सिद्धांत। तो देखो अभिकर्मित अनुदेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। अभिकर्मित अनुदेशन में बालक छोटे छोटे पदों के माध्यम से भी सीखता है, क्रिया के माध्यम से भी सीखता है। अभिकर्मित अनुदेशन साथियों ये स्किनर के द्वारा दी गई है, और स्किनर ने मनोविज्ञान में कौन सा सिद्धांत दिया है, यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत किस पर आधारित है, पुनर्बलन पर, तो पुनर्बलन का सिद्धांत भी इसमें आ जाएगा। लेकिन यह तार्किक क्रम का सिद्धांत यहाँ जो है वो अभिकर्मित अनुदेशन का आधारभूत सिद्धांत नहीं माना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 पर। तो चलिए 12वें क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री श्रव्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आती है, फिल्म स्ट्रिप, लिंगुआ फोन, डिस्क रिकॉर्डर और टेप रिकॉर्डर। तो भाई शिक्षण सहायक सामग्री जो है एक तो होती है श्रव्य, एक होती है दृश्य सामग्री और एक होती है श्रव्य दृश्य सामग्री, ठीक है। ये 3 प्रकार यहाँ पर होते हैं। तो साथियों देखो श्रव्य सामग्री में सिर्फ सुना जा सकता है, दृश्य सामग्री को सिर्फ देखा जा सकता है, और जो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है इसमें देखा और सुना जा सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि श्रव्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आती है, तो टेप रिकॉर्डर सिर्फ श्रव्य है, लिंगुआ फोन श्रव्य है, डिस्क रिकॉर्डर श्रव्य है, लेकिन जो फिल्म स्ट्रिप है ये न तो श्रव्य है साथियों और ना ही श्रव्य दृश्य है, बल्कि जो फिल्म स्ट्रिप है साथियों ये यहाँ पर एक दृश्य सामग्री होती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, उद्देश्य जिनका संबंध हमारे ज्ञान के पुनः स्मरण, पहचान एवं बौद्धिक क्षमता के विकास से है, संबंधित है किससे, ज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से और इनमें से सभी से। भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न को पहचानना पड़ेगा। प्रश्न को पहचानोगे नहीं तो आराम से आप गलत कर दोगे इसको। सही उत्तर एक बार आप सोच लीजिए, फिर इसका सही उत्तर देखते हैं। तो साथियों 13वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ज्ञानात्मक पक्ष से। कैसे, क्योंकि ज्ञान की बात की जा रही है, सिर्फ किसकी, ज्ञान की। ज्ञान क्या आप पुनः स्मरण कर रहे हो, ज्ञान को पहचान रहे हो, बौद्धिक क्षमता का विकास कर रहे हो, तो ये होता है ज्ञानात्मक पक्ष। जहाँ पर एक दूसरे की भावनाओं से जुड़ाव की बात होती है वो भावात्मक पक्ष होता है, और जहाँ पर क्रिया करके सीखा जाता है वो क्रियात्मक पक्ष होता है। तो मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष ही आपका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। आपके प्रश्न संख्या 14, ये देखिएगा 14वें क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी और गृह कार्य पूर्ण करना। तो एक बार प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लो और उसके बाद में सही उत्तर का चयन करो। तो 13वें क्वेश्चन का सही उत्तर देखते हैं। देखो प्रश्न पूछ रहा है अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है गृह कार्य पूर्ण करना। भाई गृह कार्य पूर्ण करने में तो क्या होता है, कई बार अध्यापक अगर आप गृह कार्य पूर्ण करके नहीं लाते हो तो हो सकता है आपको मार पड़े स्कूल में जा कर के, तो ये अभिप्रेरित नहीं है।
कक्षा में एकदम खामोशी है, तो ये कोई अध्यापक होता है जो कक्षा में आते ही चुपचाप पूरी कक्षा एकदम शांत हो जाती है, तो ये भी अभिप्रेरित शिक्षण नहीं है। बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, साथियों ये खुद के ऊपर निर्भर करता है कि कक्षा में जो बच्चे अगर ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे, इसका मतलब उनमें सीखने की जिज्ञासा है, सीखने की ललक है, तो बच्चों द्वारा जो प्रश्न पूछना है ये अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। दूसरा विकल्प 13वें क्वेश्चन में सही है। अगर आपको लगता है कि कक्षा में अधिकतम उपस्थिति अभिप्रेरित शिक्षण है, तो अधिकतम मतलब ज़्यादा उपस्थिति, तो साथियों कई बार क्या होता है कि आपको विद्यालय जाना ही पड़ता है, आप मजबूर होते हो उस चीज़ के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका मन हो, लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ता है स्कूल, ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो दूसरा ही विकल्प सही रहेगा सिर्फ 13वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो आपके 14वां प्रश्न, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना और अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना। तो देखो, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ परीक्षा करवाना या प्रश्न पत्र बनवाना तो बिल्कुल ही नहीं होता है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। केवल शब्द आ रहा है ना यहाँ पर। फिर अनुशासन बनाए रखना हो सकता है, लेकिन यहाँ चौथा विकल्प है सबसे बेस्ट आंसर, जो अधिगम करता है, सीखने वाला है, वो कितना सीखा है, उसकी उपलब्धि कितनी है, ये जानना, और अगर कुछ कमी है तो उसमें सुधार करना, ये चीज़ें मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य मानी जाती है। चौथा विकल्प आपके सही रहेगा 14वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 पे आएंगे साथियों। तो आपके 15वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 है, वह विधि जो करो और सीखो सिद्धांत पर आधारित है, प्रदर्शन विधि है, प्रयोगशाला विधि है, विश्लेषणात्मक विधि है और संश्लेषणात्मक विधि है। तो एक तो होती है देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर, और एक होती है करो और सीखो के सिद्धांत पर। तो देखो, सुनो और समझो वो तो होती है प्रदर्शन विधि, और करो और सीखो वो होती है प्रयोगशाला विधि। लर्निंग बाय डूइंग की बात की जा रही है। प्रयोगशाला में बालक प्रयोग करके सीखते हैं। तो दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 पे आएंगे। तो आपके 16वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है साथियों, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सी है? सेमिनार विधि, क्रियात्मक बोध विधि, केस स्टडी और इनमें से सभी। तो कक्षा में कई बालक समस्याग्रस्त होते हैं। अगर आपको पता लगाना है कि भाई कौन सा बालक समस्याग्रस्त है, तो फिर उसके लिए हम केस स्टडी का प्रयोग करते हैं, जिसको व्यक्ति इतिहास विधि के नाम से भी जानते हैं साथियों। व्यक्ति इतिहास विधि इसको हम कह सकते हैं। देखो, इस विधि में क्या होता है, जो बालक होता है उसके परिवार वालों से, माता पिता से, उसके संगी साथियों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, सभी से जानकारियां इकट्ठी की जाती है, और फिर वहां पर उसका वो जो व्यवहार करता है समस्याग्रस्त प्रकार का, उसका पता लगाया जाता है। तो तीसरा विकल्प आपका सही है 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आएंगे। आपके प्रश्न संख्या 17, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, और परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए। तो भाई, कितना नहीं सीखा है इसके लिए तो हम मूल्यांकन नहीं करते हैं, या प्रगति नहीं आपको बनाए नहीं रखनी है इसके लिए भी नहीं करते हैं साथियों। सीसीई सतत और जो व्यापक मूल्यांकन होता है, ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें लगातार मूल्यांकन किया जाता है, और जहां लगातार मूल्यांकन किया जाता है उससे जो छात्र होते हैं उनमें परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। इससे पहले एग्जाम आते थे तो कई छात्र डिप्रेशन में चले जाते थे। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आएंगे। तो आपके 18वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है, ये देखिएगा, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो। दूसरा विकल्प है उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। तीसरा विकल्प है केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हो। और चौथा विकल्प है सभी प्रतियोगियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। तो यहाँ पर एक बात की जा रही है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए, मतलब सामाजिक गुणों का विकास सामाजिक अध्ययन का शिक्षक सबसे ज़्यादा करता है। तो इसके लिए
लड़के और लड़कियों का समूह अलग अलग नहीं होना चाहिए, बल्कि अंकों के अनुसार भी समूह नहीं बनाना चाहिए, ना ही दो समूह बनाए केवल, बल्कि सभी प्रतियोगी जो है इनकी सहभागिता हो वहाँ पर और उनका सहयोग भी सुनिश्चित करे। सहभागिता होगी तभी तो सामाजिक गुण विकसित होंगे। इसलिए चौथा विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 पे आएंगे तो आपके 19वां प्रश्न, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ने का तरीका होना चाहिए। आगमन विधि का, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का और निगमन का। तो देखो, जो छोटी कक्षाएं होती है इसमें पर्यावरण अध्ययन के लिए निगमन विधि का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ना ही रटने का। आगमन विधि का बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इससे भी बेटर विकल्प क्या है, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, क्योंकि छोटी कक्षाओं में छोटे बालक होते हैं, उनका मनोरंजन करके खेल के माध्यम से यदि आप शिक्षण कराते हो तो उनकी रुचि भी वहाँ पर रहेगी, वो मन से एक तरह से उस चीज़ को सीखेंगे। दूसरा विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। आपके 20वां प्रश्न, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, उसका वेतन, उसका गर्व और छात्रों का विश्वास। तो यहाँ पर देखिएगा, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि किसको मानोगे आप? अब ये तो आपके अनुसार आपको बताना है, लेकिन अगर आप कहोगे कि भाई वेतन ही उसका सबसे बहुमूल्य निधि है तो ये आंसर आपके अनुसार हो सकता है, बट ये इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है छात्रों का विश्वास, कि उसके छात्र उस पर कितना विश्वास करते हैं, ये उसकी सबसे बहुमूल्य निधि माना जाएगा। चौथा विकल्प 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो आपके 21वां प्रश्न, साथियों 21वां प्रश्न है, समझना है प्रश्न को, थोड़ा लंबा प्रश्न है तो एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न को पढ़ लिया हमने, अब आप विकल्पों को देखिएगा। बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बने श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना और बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो भाई, घरों की जो रद्दी सामग्री है इससे कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए शिक्षक कहता है, तो शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। सृजनात्मकता का विकास हो उनमें बिल्कुल है। पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग, रूपांतरण को बच्चे समझे, ये भी इसका उद्देश्य है। कूड़े से बने श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी भी आयोजित कर सकते हैं बालक, लेकिन कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना ये उसका उद्देश्य नहीं होता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आए। साथियों 22वां प्रश्न है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी है। ठीक है, जो मतलब एक तरह से कमजोर बालक माने जा सकते हैं या पिछड़े बालक माने जा सकते हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? अब आपको वो जो पिछड़े बालक है उनको सामान्य बालकों के बराबर लाना है, तो आप क्या करोगे, सबसे बेस्ट क्या होगा? तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की हम पहचान करेंगे और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध करेंगे। पहला विकल्प ये है, सही लग रहा है मुझे तो ये भी, आगे देखेंगे फिर भी। यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए, ये उतना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन ये भी गलत तो नहीं है। उन्हें घर पर रोकने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया साथियों, क्योंकि अतिरिक्त दत्त कार्य देने से क्या वो सामान्य बालक के बराबर आएंगे? नहीं। उन्हें अलग पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। अलग पंक्ति में भी आप अगर उनको बैठाओगे तो हीन भावना उत्पन्न होगी, यहीं ये गलत हो जाता है। तो तीसरा चौथा तो गलत है। सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा रहेगा फिर? प्रथम विकल्प। उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की सबसे पहले हमें पहचान करनी होगी, मतलब पहले हमें निदान करना होगा साथियों, फिर उसके लिए सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना होगा, मतलब फिर हमें उपचार करना होगा। ठीक है, इसलिए यही आपका उत्तर होगा। तो विकल्प नंबर 1 सही है 22वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। तो 23वां प्रश्न, जिस शिक्षण विधि में नियमों का सहारा लिया जाता है वह है विश्लेषण विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, संश्लेषण विधि है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। देखो, आगमन विधि में उदाहरण के माध्यम से छात्रों के द्वारा स्वयं नियम निकाले जाते हैं, जबकि निगमन विधि में डायरेक्टली नियम बता दिया जाता है साथियों, और नियमों के आधार पर समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो निगमन विधि होती है इसमें
नियमों का सहारा लिया जाता है। विकल्प 3 आपके 23 में सही है। अगला प्रश्न संख्या 24 जो कि आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और ये देखिएगा 24 में से आप जितने भी प्रश्न सही करते हो तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा कि हमारे इतने प्रश्न सही हुए हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों, आपके पास अगर ग्रुप्स हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह, तो उन पे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए 24वां प्रश्न, मूल्यांकन का आधार होता है शिक्षा के लक्ष्य, अपनाई गई शिक्षण विधि, विषय के प्राप्ति उद्देश्य और इनमें से सभी। तो मूल्यांकन का आधार इनमें से क्या होता है आपको बताना है। 24वें और अंतिम प्रश्न का उत्तर बताइएगा। साथियों, राइट आंसर है मूल्यांकन का आधार विषय के प्राप्य उद्देश्य होते हैं, शिक्षा के लक्ष्य नहीं होते हैं, क्योंकि शिक्षा के लक्ष्य तो बहुत महान होते हैं। शिक्षा किस लिए दी जाती है? संपूर्ण जीवन की जो शिक्षा है, क्या हम बार बार मूल्यांकन करते हैं उसके लिए करते हैं? नहीं करते हैं। जो प्राप्य उद्देश्य जो एक ही कक्ष में हमें प्राप्त हो जाते हैं उसके लिए हम मूल्यांकन करते हैं, इसलिए विषय के प्राप्य उद्देश्य को ही मूल्यांकन का आधार होता है, माना जाता है। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 24 में। तो ये टेस्ट आज का पूरा हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।